वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम प्राथमिक समूहों के महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स और जो प्राथमिक समूह हैं उनके जो अपकार्य हैं या जो डिस्फंक्शंस हैं उसके बारे में, दोनों ही पक्षों के बारे में संक्षेप में बातचीत करेंगे। प्राथमिक समूहों का व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति व्यवहार के आधारभूत प्रतिमानों को परिवार एवं अन्य प्राथमिक समूहों में ही सीखता है। परिवार के बाद बालक के लिए महत्व की दृष्टि से क्रीड़ा समूह, पड़ोस, गांव और विद्यालय में उसकी कक्षा आदि आते हैं। इन्हीं समूहों के माध्यम से व्यक्ति में अनेक गुणों का, जैसे सहानुभूति, सहिष्णुता, सहकारिता, कर्तव्यपरायणता आदि का विकास होता है। तो बालक की समाजीकरण की दृष्टि से प्राथमिक समूह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो महत्व है प्राथमिक समूहों का व्यक्ति के जीवन में, उनको हम संक्षेप में समझेंगे। वो क्या क्या है देखते हैं। पहला यह है कि यह गुणों का विकास करता है। व्यक्ति के अनुभव तथा समाज के विकास की दृष्टि से यह बहुत ज़रूरी है कि जो नया व्यक्ति समाज में आता है वह समाज के अनुकूल आचरण करे, और व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि समाज में जो भी नियम कानून हैं, सुविधाएं हैं, उनको वो सही तरीके से समझे ताकि उन्हीं के अनुरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। यानी कि समाज और उसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न नहीं हो और सहज ही समाज का सदस्य बन जाए। और समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति है वह समाज के अनुकूल, समाज के नियमों, कायदों और व्यवस्था को मानने वाला हो। तो ये दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और इस रूप में प्राथमिक समूह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह व्यक्ति के उन सभी गुणों का विकास करता है जिससे वह समाज के साथ तादात्म्य स्थापित कर सके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सके। दूसरी जो विशेषता है, जो महत्व है समूह का, वह है कि प्राथमिक समूह अपने सदस्यों को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। समूह का प्रत्येक सदस्य भली भांति जानता है कि संकट के समय उसे इसी समूह से सहायता मिलेगी। इस प्रकार व्यक्ति प्राथमिक समूह के माध्यम से अपने अस्तित्व में सुरक्षा व्यवस्था को एक तरीके से अपना लेता है। परिवार, मित्र समूह तथा पड़ोसी एक बालक के व्यक्तित्व के विकास के में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और उनको मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। तीसरा, मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है प्राथमिक समूह। कि प्राथमिक समूह एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत करता है जिसमें व्यक्ति का स्वस्थ मनोरंजन हो पाता है। बड़े समूह तथा आज के जटिल समाजों में व्यक्ति अपने आप को अपरिचितों के बीच में पाता है और वहाँ व्यक्ति औपचारिक संबंधों में बंधा रहता है। उसका वास्तविक मनोरंजन प्राथमिक समूह में ही होता है। यही व्यक्ति सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर हंसी मजाक, गपशप में अपना समय निकाल पाता है, जो कि उसके को डिस्ट्रेस करने के लिए या उसमें रुचियाँ विकसित करने के लिए या उसके रुचियों के संपोषण के लिए यह बहुत ज़रूरी है। जो चौथा जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस है प्राथमिक समूह का, वह है सामाजिक प्रतिमानों के पालन एवं नियंत्रण में योगदान। यानी कि प्राथमिक समूह सामाजिक नियमों के पालन में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से ये समूह व्यक्ति को अपने परिवारजनों, मित्रों, साथियों और पड़ोसियों से की दृष्टि में गिरना नहीं चाहता है और उनसे सम्मान पाना चाहता है, और इसलिए वह कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिनको वो अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानता है, वह उसे अनुचित समझे।
तो इस प्रकार से उस घनिष्ठता और सम्मान के कारण वह समूह के प्रतिमानों का और नियमों का पालन करता है और इस प्रकार से स्वतः ही व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर नियंत्रण होता रहता है। जो पांचवा जो प्रकार है समूह का वह है कि व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। ऐसे समूह में व्यक्ति सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर मानसिक दृष्टि से संतुष्टि का अनुभव करता है। यहीं उसकी थकान दूर होती है, वो पहले से अधिक उत्साहवर्धक काम करने को तैयार रहता है। शील्स ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया है कि बड़े व्यापारिक समूहों में जब प्राथमिक समूह बन जाता है तो ये व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। जो सिक्स जो इम्पोर्टेंस है वह है व्यक्ति व समाज के बीच की कड़ी के रूप में काम करता है। प्राथमिक समूह व्यक्ति की प्रकृति के निर्माण में, उसके समाजीकरण, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चार्ल्स कुले ने कहा ही है कि प्राथमिक समूह ही व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों का निर्माण करने के मौलिक साधन है। तो इस तरीके से जो प्राथमिक समूह है एक ब्रिज का, एक पुल का काम करता है व्यक्ति और समाज के बीच में। सातवां जो प्रकार है वह यह है कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में योगदान देता है। प्राथमिक समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में इसलिए योगदान देता है कि जन्म के समय बच्चा एक प्राणिशास्त्रीय इकाई मात्र होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही, और ये समाजीकरण की प्रक्रिया उसे कहाँ से सबसे पहले मिलती है? अपने प्राथमिक समूह, जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली या अन्य प्राथमिक समूह, उन्हीं के द्वारा समाजीकरण करता है और उसी के साथ उसके व्यक्तित्व, उसके भीतर स्व का निर्माण होता है, उसकी समझ विकसित होती है समाज के बारे में और वह अपना जीवन निर्वाह सही तरीके से कर पाता है। आठवीं विशेषता है, मतलब आठवां जो इम्पोर्टेंस है, जो प्रकार है प्राथमिक समूह का, वह यह है कि पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण। प्राथमिक समूह अपने सदस्यों के भीतर जो जन्मजात जो पशु प्रवृत्तियाँ होती हैं या ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं जिसको समाज जो है मान्यता प्रदान नहीं करता है, उनको सुधारता है और व्यक्ति को समाज के अनुकूल बनाता है, यानी उनके भीतर मानवीय गुणों का विकास करता है। चार्ल्स कुले के अनुसार पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण ही संभवतः सबसे बड़ी सेवा है जो प्राथमिक समूह करते हैं। प्राथमिक समूह के घनिष्ठ तथा आंतरिक दबाव के कारण व्यक्ति की जो पार्श्विक इच्छाएं हैं, जैसे लालच, स्वार्थ, यौन इच्छा, प्रतिशोध, ये सब दब जाते हैं और वह सामूहिक हित के लिए कार्य करने को प्रेरित होता है। जो नौवां प्रकार है प्राथमिक समूहों का, वह है कि व्यक्ति के भीतर आंतरिक संतोष प्रदान करना। घनिष्ठ संबंधों के कारण जो पारस्परिक वार्तालाप, हंसी मजाक, मनोरंजन, तर्क वितर्क व्यक्ति समूह में करता है, उससे व्यक्ति को मानसिक संतोष और शांति मिलती है। अगला प्रकार है कि प्राथमिक समूह सदस्यों के बीच में उनकी संस्कृति होती है, उस संस्कृति का संचार करते हैं। यानी कि अपने समूह के जो मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, विश्वास हैं, परंपराएं हैं या अन्य संस्कृति के तत्व हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने में योगदान देते हैं। तो इसलिए प्राथमिक समूह वास्तव में भावनात्मक और मानसिक सुरक्षा के स्रोत हैं और ये हमें सही तरीके से समाज में अंतःक्रिया करना सिखाते हैं। वो हमारा समाजीकरण करते हैं, हमें समाज के अनुकूल बनाते हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों ने प्राथमिक समूह के अपकार या डिसफंक्शंस के बारे में भी चर्चा की है। और इस संबंध में कोजर एवं रोजनबर्ग ने बताया है कि ये समूह भाई भतीजावाद, पक्षपात एवं धन के एकत्रीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। सामाजिक जीवन में लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों एवं परिचितों को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं।
इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है, अयोग्य व्यक्तियों को उच्च पदों पर आसीन होने का अवसर मिलता है तथा समाज में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि उद्योगपति, व्यापारी तथा उच्च पद पर आसीन व्यक्ति अपने मिलने वाले लोगों को ही तरजीह देते हैं फायदे के लिए। इसके परिणाम स्वरूप एक समूह विशेष के लोगों के पास ही धन का एकत्रीकरण होता रहता है और इससे समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती है। इसी के साथ यह भी कहा जाता है कि प्राथमिक समूहों के माध्यम से व्यक्तियों के व्यवहारों में समरूपता लाने का प्रयत्न किया जाता है। यह प्रयत्न व्यक्ति की प्रगति तथा उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में बाधक है, यानी कि उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, उसका जो अपना व्यक्तित्व है, उसको पूरी तरीके से, स्वतंत्र जो व्यक्तित्व है उसको पूरी तरीके से विकसित होने का मौका नहीं मिलता है। और प्राथमिक समूह के कारण जो रूढ़िवादी प्रकृति होती है वह कुछ सीमा तक उसके ऊपर उसका वो समर्थक बन जाता है और इससे समाज में परिवर्तन आने में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये कुछ अवकार हैं प्राथमिक समूह के। तो इस लेक्चर में हमने ये समझा कि प्राथमिक समूह के क्या फंक्शंस हैं, क्या प्रकार हैं और क्या महत्व है उसका व्यक्ति और समाज में, और उसकी क्या प्रमुख कमियां हैं या जो डिसफंक्शंस हैं, जो अपकार्य क्या हैं, उसके बारे में समझा। सो आप इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नेक्स्ट कड़ी होगी व्याख्यान की, उसमें हम द्वितीयक समूह के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।